हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी एरिया में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक, आज हम बात करेंगे ट्रेडमिल टेस्ट के और कौन से यूजेस हैं नलियों के ब्लॉकेजेस को जानने के अलावा। ज़्यादातर हम सब जानते हैं कि नलियों का ब्लॉकेज देखने के लिए सबसे कॉमनली किया जाने वाला स्ट्रेस टेस्ट जो है वो ट्रेडमिल टेस्ट है। बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट डे टू डे प्रैक्टिस में सबसे कॉमनली यूज़ किया जाने वाला इन्वेस्टिगेशन है ईसीजी को और ट्रेडमिल, जो कि हर कार्डियोलॉजिस्ट की क्लिनिक पे होता है और हर कार्डियोलॉजी रिलेटेड हॉस्पिटल में भी अवेलेबल होता है। बहुत इजी और सिंपल टेस्ट है, 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, 1200-1500 रुपये जैसा इसमें खर्चा आता है। ज़्यादातर हॉस्पिटल में इसको किया जाता है, पर सबको ये जानते हैं कि ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट को हार्ट की नलियों के ब्लॉकेज को असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसके क्या यूजेस हैं और क्या क्या चीज़ों में इसको इंपॉर्टेंस हो सकती है और कौन सी वैलिड इन्फॉर्मेशन ट्रेडमिल टेस्ट हमें देता है, आज इस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम वीडियोज़ बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। आप उन टॉपिक्स को आंसर करने का प्रयास करेंगे और आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस कंटेंट को फुल डिटेल में नहीं देखना चाहते, इससे रिलेटेड आप सिर्फ ब्रीफ समरी या जिस देखना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना चाहते, तो यूट्यूब शॉर्ट्स हमने काफ़ी अपने चैनल पे अपलोड किया, आप उस कंटेंट को उसमें भी देख सकते हैं। ब्रीफ समरी सारे टॉपिक्स का हमने ज़्यादातर उस पर अपलोड किया है। आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो ज़रूरी है उस पर मिल जाएगी। आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है नॉन कोरोनरी यूजेस ऑफ ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट यानी बेसिकली एक्सरसाइज ईसीजी की हम बात कर रहे हैं, यानी एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट की। इसमें एक ट्रेडमिल मशीन होता है, जैसा कि जिम में ट्रेडमिल मशीन होता है उसके जैसा ही मशीन होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि जिम में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें जो उसका रिस्पॉन्स है वो मैनुअली कंट्रोल होता है, ऑटोमेटिक नहीं रहता, ग्रेडेड कंट्रोल सिस्टम नहीं रहता। जिम में तो क्या है, हम स्पीड अपने हिसाब से सेट करके कितना स्पीड पे दौड़ना है वो सब चीज़ों को हम एडजस्ट अपने हिसाब से करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स में। पर इसमें एक डिफाइंड प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि ब्रूस प्रोटोकॉल है, मॉडिफाइड ब्रूस प्रोटोकॉल है, अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। उसके हिसाब से कितना उसकी स्पीड बढ़ेगी, कितना एक्सेलरेशन बढ़ेगा, कितने कितने मिनट में उसके टाइमिंग साइकिल का उस हिसाब से उसका स्पीड को में कितने वेरिएशंस आएंगे, ये सारे का ऑटोमेटिकली कंट्रोल रहता है। और कंपैरेटिवली जो जिम में हम ट्रेडमिल करते हैं उसके कंपैरिजन में इसमें इंक्लाइन प्लेन भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, स्पीड भी थोड़ी इनिशियल फेज़ में स्लो रहती है, बाद में थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो इस हिसाब से जिम में जो करने वाला ट्रेडमिल है उससे इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर आदमी जो जिम में ट्रेडमिल रेगुलर बेसिस पे करता है या जो ट्रेडमिल के लिए अकस्टम्ड है, घर पे भी करता है, उसका ट्रेडमिल टेस्ट नहीं करने की ज़रूरत है, उसमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली हम घर पे या जिम पे जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो हम ईसीजी इलेक्ट्रोड्स लगा के तो करते नहीं है। तो जब भी हम ट्रेडमिल टेस्ट जिम में करते हैं तो उसका रेट रिस्पॉन्स अपने हिसाब से हम सेट करके अपनी जितनी स्पीड हमें ज़रूरत है उस हिसाब से सेट करके करते हैं। जबकि यहाँ पे प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल्स के हिसाब से स्पीड होती है और हर स्टेज में हर मिनट में ईसीजी आता है, जिसके बेसिस पे हम उसमें हार्ट पर कितना स्ट्रेस हो रहा है, कितना स्ट्रेन हो रहा है, उसको हम जज कर सकते हैं। ये बेसिकली प्रोटोकॉल होता है हार्ट की नलियों के ब्लॉकेजेस को देखने के लिए। पर इसके अलावा भी अगर किसी पेशेंट को पहले स्टेंट किया हुआ हो तो स्टेंट कैसा चल रहा है, स्टेंट में कोई रीब्लॉकेज तो नहीं आया है, स्टेंट से संबंधित कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये देखने के लिए भी ट्रेडमिल को यूज़ किया जाता है। आइडियली इसके लिए प्लास्टी होने के पहले 7-8 महीने में एक ट्रेडमिल करते हैं और उसके बाद हर साल एक ट्रेडमिल करते रहना चाहिए, ये देखने के लिए कि कोई नया ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं आया है। इसके अलावा पेशेंट जिनको हार्ट फेलियर हुआ है वो हार्ट फेलियर में उनका रिहेबिलिटेशन ठीक चल रहा है कि नहीं, वो रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनका स्टैमिना बिल्डअप अच्छे से हो रहा है कि नहीं, उसको क्वांटिफाई करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग जब घर में एक्सरसाइज करते हैं वो हमें आके बोलते हैं हम डेली चलने को जाते हैं, पर ज़्यादातर लोग क्या है जब घर पे चलते हैं तो कंपेरेटिवली बहुत स्लो स्पीड पर चलते हैं, उनका स्टैमिना बिल्डअप उतना अच्छे से नहीं हो पाता जितना कि हम चाहते हैं। जब हम ट्रेडमिल में ऐसे लोगों को दौड़ाते हैं या ट्रेडमिल पर उनको स्पीड में चलने को बोलते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि पहले के कंपैरिजन में उनका एफर्ट टॉलरेंस कम हुआ होता है। तो वो भी हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि आपका रिहेबिलिटेशन प्रॉपर नहीं चल रहा है, आप जितना एक्सरसाइज कर रहे हो वो स्टैमिना बिल्डअप नहीं हो रहा, उल्टा स्टैमिना आपका कम ही हो रहा है। लास्ट टाइम के कंपैरिजन में आपके ईसीजी चेंजेस भी बढ़े हैं, लास्ट टाइम के कंपैरिजन में आपका स्टैमिना भी कम हुआ है, तो आपको और
पंप अप करने की ज़रूरत है और रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, ज़्यादा एग्रेसिव होकर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, जिससे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका एक्सरसाइज रिस्पॉन्स कंपेरेटिवली थोड़ा इंप्रूव होगा और नेक्स्ट टाइम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है। यानी बेसिकली पेशेंट का इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं, स्टैमिना बिल्डअप हो रहा है कि नहीं, वो क्वांटिफाई करने के लिए एग्जैक्ट कितना हो रहा है उसको नंबर्स के फॉर्म में मार्क करने के लिए, उसको असेसमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रेगुलर बेसिस पर ट्रेडमिल करें। घर पे कोई भी पेशेंट हमें अगर बताता है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं या कितना अच्छे से कर रहे हैं, उसको हम कैसे भी क्वांटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि हर आदमी का अपना असेसमेंट अलग होता है। जो आदमी थोड़ी भी स्पीड में चलता है तो उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूँ। कई लोग आके हमें ये भी बोलते हैं कि मैं तो दिन में 3-3 घंटे चलने को जाता हूँ, लेकिन जब हम ट्रेडमिल करते हैं तो 5 मिनट भी कवर नहीं कर पाते। तो यानी बेसिकली वो जो चल रहे हैं वो बहुत स्लो स्पीड पे चल रहे हैं। वो मानते हैं ज़रूर है कि उनका स्टैमिना बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में जब हम उसे क्वांटिफाई करते हैं तो पता चलता है उनका स्टैमिना एक्चुअल में काफ़ी पुअर है, और साथ में ये भी पता चलता है कि कोई ब्लॉकेजेस वगैरह या कोई कंडीशन बिगड़ तो नहीं रही है। सिमिलरली वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जिन पेशेंट की वैल्व सर्जरी हो गई है उन पेशेंट्स को भी हम रिहेबिलिटेशन करवाते हैं, तो वो पेशेंट्स का स्टैमिना बिल्डअप हो रहा है कि नहीं, वो लोग प्रॉपर्ली एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है कि नहीं लास्ट टाइम के कंपैरिजन में, और साथ में उनको कोई ब्लॉकेजेस वगैरह तो डेवलप नहीं हो गए, वो सब देखने के लिए भी हम ट्रेडमिल को यूज़ करते हैं। कई बार वैल्व सर्जरी के लिए भी पेशेंट इंडिकेटेड है या नहीं वो देखने के लिए भी करते हैं, कि जैसे अगर पेशेंट को बॉर्डर लाइन वैल्वुलर लीकेज है या बॉर्डर लाइन वैल्व का ब्लॉकेज है, लेकिन आपको सर्जरी के लिए पेशेंट को भेजना है कि नहीं भेजना है वो डिसाइड नहीं हो पा रहा, तो आप ट्रेडमिल करके देखते हैं कि हार्ट पर कितना स्ट्रेन पड़ रहा है और कितना एफर्ट टॉलरेंस है पेशेंट का। अगर पेशेंट का एफर्ट टॉलरेंस काफ़ी कम है, उसका एफर्ट टॉलरेंस अच्छा नहीं है, 2-4 मिनट ही में ही थक जा रहा है, या चलने में छाती में दर्द चालू हो रहा है, चलने में चक्कर आ रहे हैं, चलने में बेहोशी हो रही है, इस तरह की अगर चीज़ें पेशेंट को हो रही है तो डेफिनेटली पेशेंट को जल्दी सर्जरी पर जाने की ज़रूरत है। यानी सर्जरी की इंडिकेशन है या नहीं वैल्वुलर हार्ट डिजीज के पेशेंट में, उसको भी एक तरह से क्वांटिफाई करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है ऑब्वियसली। लेकिन हाँ, इसमें डिसीजन सिर्फ एक पैरामीटर के बेसिस पे नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों को देख के डिसाइड करना पड़ता है। पर हाँ, ये है कि अगर रेगुलर बेसिस पे पेशेंट का हर साल अगर हम ट्रेडमिल कर रहे हैं तो हम एटलीस्ट असेसमेंट करके पेशेंट को बता सकते हैं कि अभी आपका सर्जरी में तुरंत जा सकते हैं सर्जरी के लिए कि नहीं, या सर्जरी के लिए थोड़ा टाइम हम वेट कर सकते हैं कि नहीं, इसको असेसमेंट करने के लिए भी ट्रेडमिल करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है क्रोनोट्रोपिक कॉम्पिटेंस देखने के लिए। कई पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका हार्ट रेट 30-40 के आसपास होता है, रिदम नॉर्मल होती है लेकिन हार्ट गति नॉर्मल होती है, क्योंकि या तो बॉडी का वेगल टोन ज़्यादा होता है या रेगुलर बेसिस पे वो लोग एक्सरसाइज करते हैं जिसकी वजह से गति कम होती है। कई लोग का बाय डिफ़ॉल्ट जन्म से ही गति कम होती है। तो वैसे लोगों का एक्सरसाइज करने पर गति कितनी बढ़ रही है, नॉर्मली क्या होता है जब एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते भागते तो हृदय की गति बढ़ जाती है, जो कि एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है, क्योंकि हार्ट को उस समय ज़्यादा ऑक्सीजन पंप करने की ज़रूरत है, ज़्यादा ब्लड पंप करने की ज़रूरत है, मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हार्ट रेट बढ़ जाता है। पर एक्सरसाइज करने के दौरान ये व्यक्ति जिसका हार्ट रेट बेसलाइन कम है, उसका हार्ट रेट नॉर्मल जितना अचीव होना चाहिए उतना अचीव हो पा रहा है कि नहीं, उस व्यक्ति का स्टैमिना अच्छा है या नहीं, ये देखने के लिए भी ट्रेडमिल को यूज़ करते हैं। अगर नहीं हो पा रहा तो फिर काफ़ी चांसेस है कि ऐसे व्यक्ति को आगे जाके पेसमेकर की ज़रूरत पड़ सकती है, दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। पर अगर व्यक्ति का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, अच्छे से वो दौड़ पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ट्रेडमिल में भागने में उसको कोई भी तकलीफ नहीं आ रही है, और हृदय गति नॉर्मल 40 से बढ़कर 140-150 तक जा पा रही है बिना किसी प्रॉब्लम के, तो वैसे पेशेंट में हम पेसमेकर को डिफर कर सकते हैं। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक वाले पेशेंट्स में भी अगर पेशेंट का ट्रेडमिल पे क्रोनोट्रोपिक कॉम्पिटेंस अच्छा है, यानी गति जो बढ़ रही है उसका रिस्पॉन्स अगर अच्छा है, तो भी हम पेशेंट में पेसमेकर को थोड़े टाइम तक वेट कर सकते हैं। हालांकि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में ज़्यादातर गाइडलाइन जैसा कहते हैं कि अगर गति अच्छी भी हो तो भी पेसमेकर लगा देने से जान बचने का चांस कंपेरेटिवली बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी ये है कि अगर पेशेंट का सब कुछ पैरामीटर्स अच्छे हैं, अच्छा एफर्ट टॉलरेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पेसमेकर को कुछ सालों तक हम वेट कर सकते हैं। कई मेरे पे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको जन्म से कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, उनको हम हर साल पेसमेकर ज़रूरत है नहीं असेसमेंट करने के लिए ट्रेडमिल करते हैं, और बाद में अगर उनका रिस्पॉन्स अगर अच्छा आता है तो हम एक साल और वेट करते जाते हैं। कई पेशेंट 5-5, 6-6 साल से मेरे पास फॉलोअप में है जिनको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो क्रोनोट्रोपिक कॉम्पिटेंस असेसमेंट करने के लिए भी हम पेसमेकर को ट्रेडमिल टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट एंजियोप्लास्टी पोस्ट बाईपास पेशेंट में नया ब्लॉकेज आया नहीं कि और स्टेंट पे ब्लॉकेज आया है नहीं, वो सारी चीज़ों के लिए हम करते ही हैं। अगर किसी पेशेंट को रिदम का प्रॉब्लम भी है तो उस वाले पेशेंट्स में भी एक्सरसाइज करने पर रिदम का प्रॉब्लम बढ़ रहा है कि नहीं, वो चीज़ों को असेसमेंट करने के लिए भी हम टीएमटी टेस्ट को यूज़ करते हैं। जिनको थोड़े बहुत एक्टोपिक्स आ रहे हैं या मिस बीट्स आ रहे हैं, प्रीमैच्योर कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं, उनका जो एफर्ट टॉलरेंस है वो एक्सरसाइज करने पर
अच्छा है कि नहीं, एक्सरसाइज करने पे उनको अरिथमिया बढ़ रहा है कि नहीं, रिदम प्रॉब्लम्स बढ़ रही है कि नहीं, वो असेसमेंट करने के लिए भी हम ट्रेडमिल टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। अरिथमिया प्रोवोकेशन का रिस्पॉन्स देखने के लिए हम ट्रेडमिल को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक बीमारी है जिसे WPW सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें हार्ट में एक ऑल्टरनेटिव पाथवे होता है। नॉर्मल करंट कंडक्शन के पाथवे के अलावा एक और पाथवे होता है। उस पाथवे के थ्रू करंट कंडक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है और हाई रेट पर करंट कंडक्शन उसमें पॉसिबल है कि नहीं, वो देखने के लिए भी कई बार ट्रेडमिल को यूज़ किया जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि पेशेंट जो WPW सिंड्रोम का है उसमें जो डेल्टा वेव्स है वो बेसलाइन पे जो है अगर दौड़ने पर या एक्सरसाइज करने पर भी वो परसिस्टेंट रहती है और करंट डेल्टा वेव के थ्रू या एक्सेसरी पाथवे के थ्रू अगर जा पा रहा है तो उसका मतलब ये है कि पेशेंट का या एक्सेसरी पाथवे जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हाई रेट्स पर भी कंडक्ट कर सकता है। तो वैसे पेशेंट को ईपी स्टडी करने के लिए भेजने का ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि वैसे पेशेंट को जब भी पेशेंट को अरिथमिया होगा या कोई भी कारण से गति बहुत बढ़ जाएगी तो एक्सेसरी पाथवे में से रैपिड कंडक्शन होता रहेगा और पेशेंट की जान जा सकती है। जबकि अगर किसी व्यक्ति का डेल्टा वेव एक्सरसाइज करने पर डिसअपियर हो जाता है, यानी डेल्टा वेव जो एक्सरसाइज से पहले आ रहा था, जैसे ही हार्ट रेट बढ़ता है वो अपने आप चला जाता है, करंट नॉर्मल पाथवे में आना चालू हो जाता है और फिर वापस वो रीअपियर कर जाता है। इसका मतलब ये है कि एक्सेसरी पाथवे का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा नहीं है, वो उतना रैपिड स्पीड से कंडक्शन नहीं कर सकता और ऐसे पेशेंट को फिर ईपी स्टडी अगर ना भी भेजे तो चलेगा, क्योंकि वो पाथवे ही इतना पावरफुल नहीं है कि वो रैपिड रेट्स पे कंडक्ट करे, तो पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम या अरिथमिया रिलेटेड डेथ होने का चांस कंपेरेटिवली कम रहेगा। तो वैसे पेशेंट में WPW सिंड्रोम में भी हम ट्रेडमिल टेस्ट को यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को सांस फूलने का प्रॉब्लम है और वो साइकोलॉजिकल है कि एक्चुअल में पेशेंट को कोई बीमारी भी है, वो देखने के लिए भी हम कई बार करते हैं इसको यूज़। कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं, यंग पेशेंट्स है, कोई भी और बीमारी नहीं है लेकिन बोलते हैं सांस फूल रहा है, बैठे बैठे सांस फूलता है, घबराहट होती है, जोर जोर से सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो हमें कई बार दवा देनी है कि नहीं, किस चीज़ों को इवैल्यूएट करना है, हार्ट का डिटेल इवैल्यूएशन करना है कि नहीं, लंग्स का इवैल्यूएशन करना है कि नहीं, पेशेंट का एक्चुअल कैपेसिटी कितना है, कहीं वो सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए, जिसे हिस्टेरिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने सिर्फ अटेंशन सीकिंग बिहेवियर की वजह से तो ऐसा नहीं कर रहा, ये देखने के लिए भी ट्रेडमिल करते हैं। ट्रेडमिल पे अगर व्यक्ति अच्छा चल पा रहा है, उसका एफर्ट टॉलरेंस अच्छा है, तो फिर वैसे व्यक्ति को फर्दर इवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 10-11 मिनट अच्छे से चल पा रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के, तो वैसे व्यक्ति को कोई सीरियस बीमारी होने का चांस बहुत कम है और वैसे व्यक्ति को फर्दर डिटेल में इवैल्यूएशन करने का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एज़ कम्पेयर्ड। अगर कोई व्यक्ति बहुत कम चल पा रहा है, 2-3 मिनट ही चल पा रहा है, तो फिर वैसे व्यक्ति को आपको डिटेल में इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है। और साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है, तो वो दोनों ही काम इससे हो जाते हैं। कि अगर मिडिल एज का कोई व्यक्ति जिसमें हमें देखना है कि वो सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है और कोई एक्चुअल में जो सांस फूल रही है वो कोई बीमारी की वजह से है कि सिर्फ साइकोलॉजिकल है, वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हम ट्रेडमिल टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ट्रेडमिल टेस्ट के लॉन्ग टर्म यूजेजेस हैं जो नलियों की बीमारियों के अलावा ज़्यादातर केसेस में हम कर सकते हैं। इसके अलावा हर बीमारी के पेशेंट में लॉन्ग टर्म पेशेंट का सर्वाइवल का चांसेस क्या है, जिसे प्रोग्नोस्टिकेशन कहते हैं, उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे ब्लॉकेज हो चाहे वाल्व का बीमारी हो। अगर पेशेंट का एफर्ट टॉलरेंस अच्छा है और वो ट्रेडमिल पे बहुत अच्छा चल पा रहा है, तो लॉन्ग टर्म उसकी मृत्यु होने का चांस कंपेरेटिवली कम है। जो लोग बहुत कम चल पा रहे हैं, एफर्ट टॉलरेंस बहुत कम है, उनके लॉन्ग टर्म मृत्यु होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको हम लोगों का कितना एफर्ट टॉलरेंस है उसके बेसिस पे हम कैसा उनका फ्यूचर का प्रोग्नोसिस है, इसको जज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोग्नोस्टिकेशन के लिए भी एक ट्रेडमिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज हमने बात की ट्रेडमिल के नलियों की बीमारी के अलावा और क्या क्या यूजेस है उस बारे में। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम वीडियोज़ बनाए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। कोई पेशेंट रिलेटेड भी अगर आपकी क्वेरीज है जिसके बारे में आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो उनके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उन्हें भी आंसर करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है, और हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन मिल जाता है, ताकि आप उस वीडियो को तुरंत देख सकें।